पहले करते हैं एक सोल्यूशन तो पर्टिकुलरली हम लोग का टेल हेनरीज जो पूरा हो गया था और वेपर प्रेशर की बात हमने कल की थी। और आपको मैंने कहा था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सर के नोट्स से बताया था। एक तो टेम्परेचर की बात हुई थी और एक मैंने नेचुरल लिक्विड की बात की थी। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, का ध्यान देना। एक इक्वेशन है, उसको भी समझ लीजिए आप लोग। उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है। हमारा आज का हेडिंग नोट कर लें, द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर, जिसको वाष्प दाब कहते हैं, एंड टेम्परेचर। आर्टिकल इज रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। आज हमें डिस्कस करना है कि वाष्प दाब और तापमान में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, आज ये सिखाते हैं कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनमें क्या संबंध होता है। अभी कल हमने सीखा था कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तापमान के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, बट कैसे बढ़ता है आज इसकी डिटेल स्टडी करनी है। इस आर्टिकल को बोलते हैं, वैसे हम क्लैपिरोन इक्वेशन कहता है इसका नाम होता है। चलो नेम से वो कंसर्न नहीं है, अगर हम नेम को ड्रॉप भी कर दें तो भी हम कर सकते हैं। देखो एक ऐसी इक्वेशन होती है, द पी इज टू पी जीरो ई पावर माइनस डेल्टा एच नोट बाई आर टी। देखो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग, मतलब इसका नाम वैसे क्लैपिरोन इक्वेशन है, आपको नेम से मतलब नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इस इक्वेशन की खास बात है, इसमें ना वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप दिख रहा है। देखो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, सबको बताइए। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू होती है ना, इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहते हैं, ये भी कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा जो ये चीज है, ये भी कांस्टेंट है। अभी इसमें कांस्टेंट को ओपन करूंगा। सबसे मेन चीज है, देखो ध्यान देना, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, इससे यहां से साफ इंडिकेशन मिल रहा है। देखो वो आपसे बोलता है कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से क्या रिलेशनशिप है। पता है इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, इनका रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल है। इनका रिलेशनशिप कैसा है, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं घातांकीय। इसका हिंदी नेम होता है घातांकीय। रिलेशनशिप ना एक्सपोनेंशियल है। देखो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, जरा सब ध्यान देना। देखो मैं एक ग्राफ समझाता हूँ आपको, एक्सपोनेंशियल क्या चीज होती है। देखो मैं एक कर्व बनाते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। देखो आपको एक्सपोनेंशियल फील कराते हैं कि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है। देखो आपने इस टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, देखो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देखिए आप ग्राफ को देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है। थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते ना एकदम से प्रेशर बहुत बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते एकदम से बहुत बढ़ गया। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, एक्सपोनेंशियल राइज करना। कोई चीज पहले थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और फिर एकदम चेंज आता है उसके अंदर बहुत ज्यादा। जैसे जैसे मौसम की बात करें, अब सर्दी की शुरुआत होगी, थोड़ी थोड़ी सर्दी होते होते एकदम से सर्दी बहुत बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ, टेम्परेचर हल्का हल्का सा बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, मान रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे शुरुआत में इतना नहीं बढ़ा, शुरुआत में तो बहुत कम बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम बहुत चेंज आया। तो जो एकदम चेंज आता है ना, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। जैसे एक मिनट मान लीजिए आप, जैसे हम अपनी, मान लो ऐसी हम बात करते हैं, अपनी स्टडीज की बात करते हैं। आप में से कोई बच्चा है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करता है, थोड़ा थोड़ा करते करते फिर उसके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, एकदम बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इस चीज को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल राइज, है ना, एक्सपोनेंशियल डाउनफॉल। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब यही है, थोड़ा थोड़ा होते होते एकदम से बहुत ज्यादा हो। ये ग्राफ हमें बहुत काम आएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब एक दो बातें और समझना, देखो आप, जो बहुत काम की है। को बोलता है इस एक्सप्रेशन के अंदर ये क्या चीज है, इसके बारे में बताओ ये क्या है। देखो हम ना इसका पता लगाते हैं कि इसकी नेचर क्या है। देखो थोड़ा सा मैथ समझना होगा, एकदम आ जाएगा समझ में। इस इक्वेशन में से ना इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस वाले फैक्टर को बाहर कर लेते हैं। देखो अभी जरा सा अटेंशन देगा, आप बताओ ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस कॉल्ड। इसको एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी। किसी को पता है एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है। एंथैल्पी का मात्रक जूल पर मोल, जूल पर मोल कहते हैं इसको, जूल पर मोल। अभी लिखिएगा नहीं,
आर गैस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन मोल। और टेम्परेचर क्या है? केल्विन। देखो मैंने सबकी यूनिट रख दी, सबका मात्रक रख दिया। जूल से जूल कट गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। इससे पता मुझे क्या पता लगा? दिस इज व्हाट? यूनिट लेस। यूनिट लेस है ये। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये ना एक फ्रैक्शन है। कौन है ये? एक फ्रैक्शन। इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। आप फ्रैक्शन समझते हैं जैसे 1/2, 1/3, 2/5। इसको फ्रैक्शन कहते हैं, ये भिन्न है, भिन्न। देखो सब समझना, इस पूरी इक्वेशन का ये वाला पार्ट एक फ्रैक्शन है। मैथ्स के हिसाब से ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/3, 2/5, है ना, ऐसे एक फ्रैक्शन है। अब बताऊंगा मैं ये फ्रैक्शन किस चीज का है, अगर इसको सबने महसूस करना है। ये फ्रैक्शन किस चीज का है? आपने कल एक चीज महसूस की थी जब कल हमारी क्लास थी। आपको पता है जब वेपर्स बनती थी, देखो फिर से दोबारा देखते हैं कल की थ्योरी। ये लिक्विड है हमारे पास, हर लिक्विड की वेपर्स बनती हैं। किसी की ज्यादा बनती है, किसी की कम बनती है, लेकिन वेपर्स सबकी बनती है। देखो सब दिमाग लगा के बताना, जब यहाँ पे वेपर्स बनती हैं तो क्या वेपर में सारे मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं? कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? सही बात है, सरफेस। देखो साफ दिख रहा है, सारे पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। वेपर बनने में सिर्फ कुछ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, जो खासकर सरफेस पे होते हैं, जो ऊपर बैठे हुए होते हैं। अगर आपने इतने सारे मोलिक्यूल्स लिए ना, सबका पार्टिसिपेशन नहीं है वेपर बनाने में, कुछ का है। इसका मतलब मोलिक्यूल्स का एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा, एक एक भाग वेपर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ रहे हो ना आप? वही फ्रैक्शन है, देखो ये वही फ्रैक्शन है। व्हाट्स द फ्रैक्शन है? द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द वेपराइजेशन। देखो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग इन द वेपराइजेशन। सारे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, मॉलिक्यूल्स का एक फ्रैक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। जो ये चीज है, ये पूरा हिस्सा क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन? ये मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन है जो पार्टिसिपेट कर रहा है वेपराइजेशन में। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, देखो इसको भी रियलाइज करना सब लोग। अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 हो जाए, देखो एक मैथ्स है, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। पता है पूरी की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल वेपराइज हो गए। भाई फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 ही तो हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो गए। अगर सारे मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे तो जो प्रेशर आएगा वो क्या है? वो ये वाली चीज है। इट्स अ P0, इट्स अ वेपर प्रेशर व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड। इट्स अ वेपर प्रेशर व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड। इट्स अ वेपर प्रेशर व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रेशर तब है जब सारे मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? देखो इक्वेशन का एक एक एस्पेक्ट चेक कर लो। इक्वेशन में ये क्या चीज है, इसका क्या रोल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस इक्वेशन में एक काम और कर देते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में एंथैल्पी को जीरो मान लें, कोई जानता है अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा? ये जीरो है। 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है? जीरो। और ई पावर जीरो कितना होता है? 1। तो पता पी इज टू P0 बन जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा? किसी ने टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दिया, इसको अनंत कर दो आप। समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। ई पावर जीरो 1, फिर पी इज टू P0 बन जाएगा। देखो ये बहुत काम के रिजल्ट्स हैं, ये बहुत काम आते हैं। ये भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आज की जो हमारी केमिस्ट्री रहेगी, इस इक्वेशन पे बहुत फोकस करना है। और देखिए सब ना को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इनको लर्न करते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको याद करना है सर, इसको माइंड में सेट करो, इसको मेमोराइज करो, फिर देखो कितने सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। लो कॉपी करो सब। बातें नहीं करनी, इसको कॉपी करिए सबने। आर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर।
It's very important concern. Exponential relationship is the most important wording. और टेम्परेचर इनफाइनाइट होने का रिजल्ट क्या रहेगा, एंथैल्पी जीरो होने का रिजल्ट क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इट शुड बी क्लियर. I think clear here. Gas constant, the standard enthalpy, absolute temperature. और ये P0 एक कांस्टेंट आपने देख ही लिया. ये प्रेशर तब का है जब सारे मोलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे, जब फ्रैक्शन वन हो जाएगा. ऐसा इंटरेस्टिंग है, जब फ्रैक्शन वन हो जाएगा. द वेपर प्रेशर व्हेन ऑल द मोलिक्यूल्स वेपराइज्ड. ठीक है, सबने कॉपी कर लिया. और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसका पार्टिसिपेशन रहेगा इस ग्राफ का. ओके, सब नोट कर चुके. वॉइस साइड. ठीक है. चलिए अब कर दें इसको फाइनल है. अब देखो इस इक्वेशन में कुछ और चेंजेस करने हैं हमें. अब इसकी अदर फॉर्म्स भी स्टडी करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब कर रहे हैं इसको फाइनल. देखो आप फिर से देखिएगा एक बार. देखो हमें अभी हमने एक एक्सप्रेशन ये स्टडी किया, द पी इज टू पी जीरो ई पावर माइनस डेल्टा चोट बाय आर टी. देखो अभी एक काम करते हैं, देखिए सुनिएगा, इसका लॉग ले लेते हैं. लॉग, अगर हमने दोनों साइड का लॉग लिया, ऑन टेकिंग लॉग द बोथ द साइड्स, ये ऐसे बन जाएगा. देखो ये ऐसे बन जाएगा बिल्कुल. आपको पता होगा लॉग ए इंटू बी क्या होता है. ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी. ये बात सबको मालूम होगी होपफुली. ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, हम लॉग इसका ले रहे हैं, ये इसकी पावर है. लॉग ए पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए. आपने कभी सुना हो बी लॉग ए, ये शुरू में आ जाता है. देखो ये शुरू में आ गया. और आपको पता है किसी का भी लॉग उसी के बेस में कितना होता है, वन. इसकी वैल्यू वन होती है. देखो ये गायब हो गया, ये तो शुरू में आ गया, वो गायब हो गया. देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. देखो ये इक्वेशन आ गई, ये भी इसी इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है. जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है ना, इस इक्वेशन को कंपटीशन वाले ये भी लिख सकते हैं. मतलब एक ही है तो वैसे फंडामेंटल इक्वेशन ये, उसको लॉग लेके हमने ये कन्वर्ट कर दिया. तो कोई बहुत इंपॉसिबल टास्क नहीं है. अगर आपने इसको याद किया, इसको समझा, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. मतलब एक ही है दोनों का. एक बात और इंटरेस्टिंग है, बताना इसमें कौन कौन वेरिएबल्स है. एक तो इसमें ये टेम्परेचर. देखो टेम्परेचर को तो बदल रहे हैं हम, ये पूरा फैक्टर बदल जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे y को टू सी प्लस एम एक्स फॉलो होता है. बताओ लॉग पी और वन अपॉन टी में ग्राफ कैसा आएगा. लॉग पी और वन अपॉन टी में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. और स्लोप कैसा है, नेगेटिव. देखो ऐसे ग्राफ बनेगा. किसी को पता है इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है. ये जो एम है, देखो ये स्लोप है, ये पूरा फैक्टर स्लोप है. क्या होता है ये, माइनस डेल्टा एच नोट बाई आर. देखो ये इसका स्लोप है. क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. देखो टेक्स्ट में होना चाहिए बिल्कुल. देखो पूरा समझने वाली बातें होती है, अभी किसी को लिखना नहीं है. इस लॉग का बेस कौन सा है, ई. इसका बेस कौन सा है, ई. इसको कहते हैं नेचुरल लॉग. हम इसको बेस 10 बनाते हैं. बताओ बेस 10 कैसे बनेगा. इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, इसको भी करना पड़ेगा. मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पूरी एक्सप्रेशन को ना ऐसे लिख देता हूं. समझो मैंने किसी को मल्टीप्लाई किया ही नहीं, सबको मैंने 2.303 से डिवाइड कर दी. देखो एक ही बात है, मैंने डिवाइड कर दी, ये डिवीजन करके रिजल्ट आया. इन सबके 2.303 कट गए. अब मैंने लॉग पी और वन अपॉन टी में ग्राफ बनाया. फिर से यहाँ पे क्या फॉलो हुआ, y टू सी प्लस एम एक्स.
इनके बीच में ग्राफ बनाया, बिल्कुल वैसे ग्राफ बनेगा जैसे वो बना है, बस स्लोप बदल गया। इस बार स्लोप कितना आ गया? माइनस डेल्टा एच नोट बाय 2.303। देखो ये सब कंपटीशन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात और भी है, देखिए परेशान नहीं होना होता, सिर्फ ये लर्न करना है। कोई बच्चा अगर एक बार इसको मेमोराइज कर ले, याद कर ले, उसके बाद हर चीज का आंसर ऑटोमेटिकली बनता जाए। इसी की मॉडिफाइड फॉर्म ये है। इसी से हमने एक ग्राफ बनाया, इसी से हमने बेस 10 किया, बेस 10 करके फिर एक ग्राफ बनाया, तो हर बात का आंसर बनता रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात देखो आपको और शेयर करनी है इसके बारे में ना, जरा ध्यान देना। देखो इसको ना इक्वेशन वन ले लेते हैं, इसका नाम ना इक्वेशन वन रख देते हैं। हम इस पूरी इक्वेशन को ना टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। देखो मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इसका एक्सप्रेशन ये बन के आएगा, इसको डिफरेंट कलर से दिखा दें। देखो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? डी एल एन पी बाई डी टी। देखो मैंने इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। देखो ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू तब आती है जब सारे मोलिक्यूल वेपराइज हो जाए, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। देखो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट थी, इसको बाहर ले गए। देखो इसको बाहर ले गए, इसका कोई मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन से, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टी को ऊपर ले गए, टी की पावर क्या हो गई? -1। आप पता है आपको, अगर किसी टी की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 शुरू में आएगा, फिर टी पावर -1, इसका मतलब ये क्या बन गया? 1/t²। देखो ये इसका डिफरेंशिएशन लेके हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन है। ये भी इस, देखो ये सब कंपटीशन में आया हुआ है, बस सोच रहा है कि हम सिलेबस से बाहर जा रहे हैं। ये भी नीट के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, तो एक्सपेक्टेड है आपसे। और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस एलिमेंट्री मैथ्स आता हूँ, अगर पार्टिसिपेट करे तो आ भी जाए। तो बच्चों मैंने देखो अपनी साइड से करा दिया, ये क्वेश्चन आपको बताई, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म ये, इसी से हमने ये फॉर्म बनाई, ग्राफ बनाए दोनों, और डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे पहुंच गए। और तो कंपटीशन में ना आपसे इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको सही मायने में ये तीनों बातें बताओ, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए। कॉपी करिए इसको, ठीक है? तो इसमें डाउट ना हो बिल्कुल भी, आपको तीनों एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स को डाउट ना हो बिल्कुल भी, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ये क्वेश्चन अच्छे से आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल का ये आर्टिकल चल रहा है, वही है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर वेरी करने से वेपर प्रेशर वेरी करता है, ये स्टडी करना।
ठीक है। ये भी फिनिश हो गया हम लोग का। एक और देखो, आपको इंपॉर्टेंट चीज शेयर करते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बना सकते हैं। ओके, इसको रब कर रहा हूँ। अब सुनिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो, जैसे हमारे पास जो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है वो ये है, जो वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रही है। अब सुनिए हम क्या कर रहे हैं, बात ना कीजिएगा। हमने एक लिक्विड लिया, उसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे स्टडी किया। एक बार टेम्परेचर T1, प्रेशर P1। एक बार टेम्परेचर T2 और प्रेशर हमने यहाँ पे कर दिया P2। देखो, दो इक्वेशन बना ली हमने, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। हमने दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू को हमने वन से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन टू को वन से डिवाइड किया। देखो, जैसे टू को वन से डिवाइड करते हैं, P2/P1, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। ऊपर ई पावर ये थी और नीचे भी ऐसी ई पावर थी। और आपको पता है मैथ से अकॉर्डिंग, अगर मैं नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर ले जाऊं तो आपको पता है ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। पावर को मैं ऐड भी कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के बेस सेम है। देखो, मैंने पावर ऐड भी कर दी, ये पावर मैंने ऐड कर दी। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में लॉग ले लूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का लॉग लूंगा, लॉग बेस ई में। अब देखो, मैं डायरेक्ट ना आंसर लिख रहा हूँ, टाइम सेव करने के लिए बेस 10 ही बना दूंगा। और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी, लॉग P2/P1 इक्वल टू डेल्टा एच नोट बाय 2.303 आर, 1/T1 माइनस 1/T2। देखो, ये भी इसी इक्वेशन का एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। पता है इसका फायदा क्या है? देखो, किसी ने पूछा इस इक्वेशन का पर्पस बताओ क्या है। अगर आपके पास T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अवेलेबल है, T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अवेलेबल है, तो आप T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। बस आपके पास क्या होनी चाहिए, उसकी एंथैल्पी। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये फैक्टर आपके पास से अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। सोच के देखो, किसी ने हमें T1 दे दिया और P1 दे दिया, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। अब T2 देके P2 पूछ लिया, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट, प्रोवाइडेड वी हैव द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अगर वो हमें ये दे दें तो हम बड़े आराम से नया वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। द न्यू वेपर प्रेशर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। इसे कॉपी करो। ये भी इस इक्वेशन का एक बेनिफिट है, इसकी सिग्निफिकेंस है। The new vapor pressure can be easily calculated at new temperature provided we have the standard enthalpy in this range. That's finished. अब देखो, हमारा वेपर प्रेशर का पूरा डिस्कशन हो गया, उसका हर एक एस्पेक्ट हमने स्टडी कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे नए टेम्परेचर पे नया वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, इसे नए तापमान पर नए वाष्प दाब की गणना करना। लेकिन शर्त है आपके पास उसकी एंथैल्पी हो। अगर एंथैल्पी होगी तो उसको रख के हम बड़े आराम से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। Okay, that's finished. New temperature, then new vapor pressure can be easily calculated. Next article. Now Henry's law is finished. The discussion of vapor pressure is also finished here. Next important thing is now. Okay, going to rub now. करी copy.
चलिए सभी नोट कर लिया, उम्मीद है ना। The next important heading is now that is called Rayaude's law. The article is now Rayaude's law. Again, a very very important article that is termed as Rayaude's law. After Henry's law, the next article is called Rayaude's law. पूरे चैप्टर में इसी का होल्ड रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये Rayaude's law. देखो Rayaude's law किसको बोलते हैं, चलिए कंसिडर इट डाउन, सब ध्यान दीजिएगा। सपोज करो मेरे पास ना, अब दिखना बंद करके यहाँ देखो, लिक्विड्स का मिक्सचर है, ये कुछ लिक्विड्स है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, लिक्विड ए, लिक्विड बी, ओके, लिक्विड सी, एनी हो, ये सब लिक्विड्स हैं, इनका मिक्सचर मेरे पास है। लेकिन जो ये लिक्विड्स हैं इनकी एक शर्त है, ये मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। मिक्सिबल समझते हो, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ये ऐसे लिक्विड है। एक लिक्विड्स होते हैं इमिसिबल, जो आपस में घुलते नहीं है, ये मिक्सिबल है, मिक्सिबल ये नेसेसरी है। जिनको मैंने मिला रखा है वो सारे मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। अब क्या होगा, देखो जरा सब अटेंशन पे करें, जब हम इनको मिला के ऐसे रखेंगे ना, तो पक्का सबकी वेपर्स बनेगी। देखो यहाँ पे वेपर्स बन रही, वेपर ए की भी बन रही है, बी की भी बन रही है, सी की भी बन रही है। देखो यहाँ वेपर सबकी बन रही है, इस जगह पे वेपर सबकी बन रही है। देखो ध्यान देना, वेपर ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। इस जगह मैं कह सकता हूँ कि वेपर जो है वो ऑफ ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी, तीनों की वेपर्स है। अब किसी की ज्यादा बने किसी की कम बने वो एक अलग बात है, लेकिन वेपर सबकी बनती है। अब देखिए सुनिए रिवोल्ट ने क्या बोला, रिवोल्ट का स्टेटमेंट ये था इस जगह पे, उसने कहा था द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, देखो ध्यान देना, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस। देखो इसे कहते हैं रिवोल्ट्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा ना, वो इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ कितना है। देखो समझो आप, जितना उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा उतना उसका प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। देखो छोटी सी बात, एक मिनट, इसको ना, इसको प्रैक्टिकली रिवाइज करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में होता है, आपने देखा जैसे वोटिंग वगैरह होती है ना, तो हम सब वोट डालते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जो जीते ना हमारे जान पहचान का आदमी जीते, है ना, हमारे जानने वाला हो, हमारे बहुत क्लोज हो। क्यों भाई, देखो देखो, जब उसके हम उसको वोटिंग करेंगे, ज्यादा वोट डालेंगे, वो जीतेगा। मतलब जीतने से क्या हुआ, जीतने से क्या हुआ, उतना उसका पार्लियामेंट में ना प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी पार्लियामेंट में ज्यादा सुनी जाएगी, ऐसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज, उसकी बात को ज्यादा माना जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे वोटिंग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ये हमारी थिंकिंग है, वो अलग बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि जितना हम ज्यादा उसको सपोर्ट करेंगे उतनी उसकी वैल्यू वहां पे बढ़ेगी, वो हमारे लिए काम करेगा। इस तरह की थ्योरी यहाँ पे आ रही है, इस तरह की थ्योरी यहाँ पे आ रही है, जितना यहाँ मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ, इसको बोलते हैं लिक्विड फेस, उतना वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो। अब इस पे और डिबेट होगी, बिल्कुल डेप्थ में स्टडी करेंगे। ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने इसी के बेस पे लिखा है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ पीबी डिपेंड्स अपॉन द एक्सपी, ऐसे लिख सकता हूँ पीबी पीसी डिपेंड्स द एक्ससी। देखो जितने मैंने रिलेशनशिप लिखे हैं ना, ये सब रिवॉर्ड शो के बेसिस पे लिखे हैं। इनका बेस ही रिवॉर्ड शो है। और फिर एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहां से इसको ड्रॉप करके कांस्टेंट लगा दूं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को ना ऐसे रीड करते हैं, पी नॉट ए। उस कांस्टेंट को ऐसे रीड करना होता है, पी नॉट ए। ये पी के ऊपर हल्का सा आपने यहाँ पे एक जीरो बना दिया, बताऊंगा भी क्या चीज है। पी नॉट ए हम ऐसे बोलेंगे, पी एस को तो पी नॉट ए इंटू एक्स से, ऐसी पी डी इज टू क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स सी। और एग्जैक्टली ऐसी पीसी क्या होता है, पी नॉट सी इंटू एक्स सी। देखो मैंने ये तीन रिलेशनशिप, तीन इक्वेशन बना, पी एस को टू पी नोट इंटू एक्स से, पीवी को टू पी नोट इंटू एक्स बी, पीसी को टू पी नोट से इंटू एक्स सी। और ये जो पी नोट ए क्या है, देखो पी नोट ए बताते हैं क्या चीज है। इसके लिए एक काम करते हैं, एक्स को वन ले लेते हैं, जैसे ही एक्स को वन लिया, पी एस को टू पी नोट ए आ गया। आपको पता है किसी को किसी का मोल फ्रैक्शन वन होने का मतलब क्या है, इसका मतलब वो प्योर है, वो बिल्कुल प्योर है, वो सिंगल है। तो पी नोट ए इसका मतलब क्या हुआ, पी नोट इज द वेपर प्रेशर, इज द वेपर प्रेशर व्हेन व्हेन द कंपोनेंट इज प्योर, जब वो चीज बिल्कुल प्योर है। देखो समझने की कोशिश करना, जैसे देखो यहाँ पे ना दो चीजें मिल रही है, पी और एक पी नोट है, दोनों में क्या फर्क है।
ये भी वेपर प्रेशर है, ये भी वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर तब है जब वो प्योर नहीं है, इसमें कुछ मिला हुआ है। और ये वेपर प्रेशर तब है जब वो प्योर है। एग्जैक्टली। पीबी क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ बी। व्हाट इज पी नॉट बी? द वेपर प्रेशर ऑफ बी व्हेन बी इज प्योर। एग्जैक्टली। तीसरी क्या? द वेपर प्रेशर ऑफ सी। व्हाट्स पी नॉट सी? द वेपर प्रेशर ऑफ सी व्हेन सी वाज प्योर। तो आगे से याद रखिए, अगर कहीं भी आपको ये सिंबल मिलता है ना, ये प्योर होने का इंडिकेशन होता है। इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट। कोई चीज बिल्कुल एब्सोल्यूट है, बिल्कुल प्योर है, ये उस टाइम का प्रेशर होता है। तो आगे से ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी किसी को लिखना नहीं होगा। देखो, मैंने 3 फॉर्मुलाज ही बना दिए न्यूमेरिकल्स के लिए। इनके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। जब भी वेपर प्रेशर निकालना होगा, हम ऐसे ही निकालेंगे। एक बार देखो, आपको और शेयर करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। अगर किसी ने यहाँ पे हमारे से ग्राफ बनवाया, द वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, देखो इनका रिलेशनशिप कैसा है। सबको दिख रहा है, डायरेक्ट है। 100% स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ऐसे ग्राफ बने। इस ग्राफ को भी हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड स्लो। ये जो ग्राफ बन रहा है, रिवॉर्ड स्लो के बेसिस पे बन रहा है। तो रिवॉर्ड स्लो का स्टेटमेंट क्या रहेगा, पहले तो उसको डिस्कस करें। लिखो एक स्टेटमेंट, ये कॉपी करें ना। लेकिन इन अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, 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 द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a mixture of miscible liquids, the vapor pressure of a component is directly proportional to the vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in liquid phase at constant temperature. The vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction liquid phase at constant temperature. Its mole fraction liquid phase at constant temperature. The vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in liquid phase at constant temperature. Its mole fraction liquid phase at constant temperature. तो केमिस्ट्री इसको बोलती है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स। ये रिवर्स एक स्टेटमेंट है। ये जितनी भी केमिस्ट्री लिखी है स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ से कॉपी करो सब लोग फटाफट। ये ग्राफ भी ऐसे ही बनाया हम लोगों ने। और ये पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी, इन सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इनके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट सी, ये सब क्लियर होने चाहिए। और पी और पी नोट ए में क्या डिफरेंस होता है, इट शुड बी क्लियर थ्योरेटिकली। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी बेसिस पे कर रहे हैं। ग्राफ बनाने का रीजन पता लग गया हमें क्या है। ये था रियोर्स स्टोरी, इसकी बहुत डिटेल है। Vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction liquid phase. It should be clear. Its mole fraction liquid phase. चलिए कॉपी हो गया।
ओके स्टूडेंट्स, अब करें। नेक्स्ट स्टेप। देखिए, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं। तो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे चीजें रहेंगी सब। अब देखिए, मेरे को निकालना है। अब सपोज करो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ, यहाँ पे टोटल प्रेशर कैसे निकालें। यहाँ पे ना टोटल प्रेशर कैसे निकालें, टोटल वेपर प्रेशर। अब देखिए, मैं टोटल प्रेशर निकालने लगाऊंगा डॉल्टन्स लॉ। आपने कभी चैप्टर गैसेस स्टेप में डॉल्टन्स लॉ पढ़ा हो? सब गैस अपना अपना प्रेशर लगा रही होती है, टोटल के लिए सबको ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, ए का अपना प्रेशर है, बी का अपना प्रेशर है, सी का अपना प्रेशर है। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबके प्रेशर को ऐड। देखो, एक फॉर्मूला और बन रहा है न्यूमेरिकल्स के लिए, पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, पी नोट ए इंटू एक्स से प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नोट सी इंटू एक्स सी। देखो, मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तो। दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू। ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डॉल्टन्स लॉ। इसके पीछे जो बेस है वो डॉल्टन्स लॉ है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, डॉल्टन्स लॉ। आप ये भी कॉपी कर सकते हो क्विक। टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको कुल वाष्प दाब निकालना है तो ऐसे निकाला जाएगा। सबके जो वेपर प्रेशर्स है, वाष्प दाब है, उनको ऐड करना होगा, उनको आप जोड़ दो। वी विल गेट टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, कुल वाष्प दाब। अगर आपको कुल निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है और इसका बेसिस है डॉल्टन्स लॉ। ये जो हमने ऐड किया डॉल्टन्स लॉ के बेसिस पे ऐड किया। चलिए, आई थिंक क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक डन है। सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है। देखो, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इधर सब बॉयज कॉपी कर चुके। बस ये नोट करना है, इतना सा पार्ट, सारा नहीं। चलिए डन। अब देखिए, सुनिए, एक सिचुएशन और क्रिएट करता है, अगर सब ध्यान देना। देखो, फिर से हमने ना यहाँ पर ये मिक्सचर लिया। अब यहाँ देखते रहिए सब लोग। ये मिक्सचर बाइनरी है, बाइनरी। बाइनरी से क्या पता लगता है? हाँ, दो कंपोनेंट। अब इस बार दो कंपोनेंट की बात करेंगे, दो। ए और बी ऐसे मानते हैं, दो कंपोनेंट है यहाँ पर, ए एंड बी। ध्यान देना सब लोग, ठीक है? सुनिएगा, लेकिन हमने एक शर्त रखी है। एक शर्त है, इफ ए इज नॉन वोलेटाइल। देखो स्टूडेंट्स, हमने एक शर्त रख दी है, ए इज नॉन वोलेटाइल। इसको हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील, जिसकी वेपर सी बनती। इफ ए इज नॉन वोलेटाइल, देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। जो यहाँ वेपर्स बन रही होंगी, बताओ वो किसकी वजह से बन रही है? इसका मतलब वो बी की वजह से बन रही है। ए का तो रूल है ही नहीं, क्योंकि ए को तो हमने साफ मना कर दिया, वो नॉन वोलेटाइल है। सबको आ रहा है समझ? वो वेपर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि जो पी है ना, पीए की वैल्यू जीरो हो चुकी। इट मीन पीए जीरो। पीए जीरो, अभी नोट मत करना। इससे क्या होता है, जो इस बार टोटल वेपर प्रेशर होगा, जो यहाँ पे कुल वाष्प दाब होगा, वो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोले बात आपको आई है समझ? ए का तो रोल ही नहीं ना, ए तो कुछ कर ही नहीं रहा, ए का तो कोई फंक्शन ही नहीं है। अगर मैं आपके सामने ये वाली इक्वेशन भी लिख लेता, देखो ना, ध्यान दो, एक और हमारे पास तरीका समझाने का। अगर मैं ए और बी दो कंपोनेंट लेके चलता, ए और बी के लिए वैसे तो इक्वेशन ये बननी चाहिए, लेकिन हमने पीए को जीरो कर दिया। और पीए जीरो कर दिया तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ गया, पीबी। और पीबी को हम ब्रेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, पी नॉट बी इंटू एक्स। और पी नॉट बी यहाँ पे मैथमेटिकली कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर इस टाइम बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स if one of the components is non-volatile is non-volatile, then the total vapor pressure then total vapor pressure
is directly proportional to the mole fraction of volatile component. Mole fraction of volatile component. Mole fraction of volatile component. That's very very important line here. Okay, इसको कॉपी कर लें अभी। अगर एक कंपोनेंट कैसा बन जाता है, नॉन वोलेटाइल, ये शर्त है कि जो हमारा एक कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, उसकी वाष्प नहीं बनती है, देन टोटल वेपर प्रेशर is directly proportional to is directly proportional to the mole fraction of volatile component. The mole fraction of volatile component. That's a very very important line here. It is said to be, it is again part of reverse rate, but that is applicable when one of the components is non-volatile. Non-volatile. If one of the components is non-volatile, हमारा एक कंपोनेंट जो है, एक घटक है, वो अवाष्पशील है, उस सिचुएशन में इसको लगाना होगा, तो कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट. The mole fraction of volatile component. That's very very important. If one of the components is non-volatile, that wording is components, then the total vapor pressure, this wording is total vapor pressure, is directly proportional to the mole fraction of volatile component. Is directly proportional to the mole fraction of volatile component. Mole fraction of volatile component. This wording is component. Okay, so it must be clear here. उसका डाउट नहीं होना चाहिए. तो ये भी रिवर्स का एक एस्पेक्ट था. दैट्स फाइनली ठीक है. ये हमने एक बेसिक स्टडी कर लिया रिवर्स का. न्यूमेरिकल्स करना सीख जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूलाज बने. अब यहीं पे एक बात और शेयर करनी है. आए अगले एस्पेक्ट पे, पहले से कॉपी करिए थोड़ा. Okay, students, got it? जल्दी थोड़ा फास्ट लिखिए. डन. Okay, good up now. Next one. The next important line is here. Next point basically here. It's a formula now. The mole fraction vapor phase. Now heading is mole fraction vapor phase. अब आपको ये सिखाता है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं. वेपर फेज मींस वाष्प अवस्था. देखो देखो ऐसा पोटेंशियल देगा ना, नोट कर लो, पहले आप पढ़ी. मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, इसको रिप्रेजेंट वाई से करते हैं हम लोग. ये भी मोल प्रवाह होता है, लेकिन ये ना वेपर फेज में होता है, वाष्प अवस्था में होता है. सो फार तो हम लिक्विड फेज की बात करते थे, इस बार बात कर रहे हैं वेपर फेज, वाष्प अवस्था. देखो मीनिंग समझना. देखो जरा सा टेंशन देगा ना, मेरे यहाँ पे ये कुछ लिक्विड्स का मिक्सचर नहीं है. हम शुरू से ही तो पढ़ रहे हैं. सपोज को लिक्विड है, लिक्विड भी. अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पे वेपर दोनों की बनेगी. ज्यादा बने कम बने एक अलग बने, वेपर दोनों की बनेगी. और हमने ये भी सीखा, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा ध्यान देना सब लोग, वेपर दोनों की बनेगी. यहाँ पे दोनों के अपने अपने प्रेशर्स होंगे, पी एज वेल एज पी. अब सुनिए, इसलिए हमारे से बोला यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, इस जगह कैसे निकालें मोल प्रवाह. अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना सिखा रहा हूँ, यहाँ नहीं निकालना सिखा रहा. या तो एक्स से एक्स भी है ही. अभी बात हो रही है ऊपर की वेपर फेज की.
देखिए अब यहाँ लगाना पड़ता है डॉल्टन्स लॉ। आप सबने कभी चैप्टर गैसेस स्टेट पढ़ा हो, तो वहां पे ना डॉल्टन्स लॉ एक आर्टिकल है, और डॉल्टन्स लॉ ये कहता है, अगर किसी का भी प्रेशर निकालना हो ना, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं वहां पे। हिंदी में कहते हैं आंशिक दाब। तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन करना पड़ता है। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, तभी आपने ये फॉर्मूला वहां पे सीखा हो। अब देखो मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके एक नया फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो देखो मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ, इसका नाम रखा हूँ वाई। वाई ए, इसको मैं वाई ए कह रहा हूँ, वाई ए। वाई ए इज इक्वल टू पी ए, इसको पी ए कह दूंगा, अपॉन पी टोटल। देखो ये फॉर्मूला आ गया, ये ए का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला आ गया इन वेपर फेस। पी अपॉन पी टोटल। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैथमेटिकली इधर लाके टोटल प्रेशर से डिवाइड कर, तो पी अपॉन पी टोटल। सिमिलरली अगर मैं वाई बी निकालू, तो पी बी अपॉन पी टोटल। एग्जैक्टली ऐसी अगर वाई सी निकालू, तो पी सी अपॉन पी टोटल। अभी किसी को लिखना नहीं है, देख सब समझे आराम से। पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला बन के आया। इसको ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक कर लेंगे। बताओ पीए को ब्रेक कैसे करना था? अकॉर्डिंग टू रिवर्स लो, पी नोट इनटू एक्स, एंड पी टोटल इक्वल्स टू व्हाट? पी नोट इनटू एक्स से प्लस पी नोट बी इनटू एक्स टी। देखो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। पहले आप फंडामेंटल सीखो, ये हमारा फंडामेंटल। इससे हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस। देखो एक चीज और सुनो, जब इस टॉपिक की आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे ना, एक चीज फील करोगे। कभी कभी तो क्वेश्चन में एक्स यूज करते हैं, कभी वाई करते हैं, दोनों में क्या फर्क है? मोल फ्रैक्शन ये भी है, मोल फ्रैक्शन ये भी है, बट ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज वाला है, और वो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज वाला है। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल। ओके, कॉपी कर ले प्लीज, जल्दी से, भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालते हैं, दिस वे रेड। Okay, that's interesting here. The P upon P total. Similarly, PB upon P total, PC upon P total. That's a way to calculate the vapor pressure. Mole fraction vapor phase. That's a mole fraction vapor phase. It should be clear to all. Mole fraction vapor phase. काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से। Yeah. Saturday का फाइनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज ऑन, इसको लिमिटेशन, लिमिटेशन रिवॉर्ड्स। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल नाउ लिमिटेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, limitation of rewards. The serious limitation with the rewards version in universal law. Rewards law is applicable is only for is applicable only for ideal solutions. This line is superb line है. इसको हिंदी में कहते हैं आदर्श विलियन. देखिए सुनिए, रिवॉर्ड्स तो हर जगह नहीं काम करता है. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल, द आइडियल का मतलब होता है आदर्श विलियन. अब इसको बहुत डेप्थ में स्टडी करना होगा. आप रिवॉर्ड्स तो हर जगह नहीं लगा सकते. जैसे हेनरीज लॉ की लिमिटेशन थी, ऐसे इसकी लिमिटेशन है. यूनिवर्सल लॉ में नहीं आते. अब मुझे आपको यही सिखाना है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. लाइन नोट करके इसके नीचे फिर से एक हेडिंग नोट कर लो, आइडियल सॉल्यूशंस. आदर्श विलियन किन्हें कहते हैं, अब ये डिस्कशन करेंगे. आइडियल सॉल्यूशंस, राइट डाउन. द टॉपिक इज आइडियल सॉल्यूशंस. हिंदी में कहते हैं आदर्श विलियन. ठीक है. अब लेक्चर हमारा ये रहेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है. चलो फोकस हियर. देखो मैं एक ऐसी हाइपोथेटिकल केस लूंगा, अभी किसी को लिखना नहीं होगा, वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ. बट डायरेक्ट जो पॉइंट लिखूंगा वो नोट करना बाद में. अपने पास से ना एक हाइपोथेटिकल लिक्विड ले लो आप ए, और उसका वॉल्यूम ले लो आप 40 ml. ऐसे ही हाइपोथेटिकल नोट नहीं करना है किसी को, डेटा अपने पास से ज्यूम है. एक लिक्विड है बी, उसको ले लो 30 ml. एक 40 एक 30. बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज. और दोनों को मिला दो, दोनों को मिक्स करो. आपने इनको मिक्स कर दिया. देखो अब सुनना ध्यान से एक मिनट. मिक्स करने के बाद अगर फाइनल वॉल्यूम जो अंतिम आयतन है जिसे बोलेंगे, वो 40 + 30 70 आ गया. आपने मिलाया भी 70 था और आपको मिल भी 70 गया. देखो सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. आपने मिलाया भी 70 और आपको मिला भी 70. ये बहुत बड़ी बात है. आपने 70 मिलाया और 70 आपको मिल गया. इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया. देखो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया. दैट इज इक्वल टू 0. देखो ध्यान देना, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया. हम बोलेंगे वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना मिलाया उतना मिल गया, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ. ये लिखा है मिक्सिंग. मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ. अगर ऐसा हो जाए ना, तो वो जो सोल्यूशन होता है ना, वो गारंटी से कैसा है, आइडियल. देखो समझो आप, वो आइडियल माना जाता है. इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ. जैसे मान लेते हैं एक मिनट, आपको यहां से यूएस से शिफ्ट कर दें और आप यूएस में पूरे 5 साल रहे, जब वापस इंडिया में आए ना, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं आया आपके अंदर. वही आपका स्टाइल, वही कपड़ों का स्टाइल, वो बोलने का स्टाइल, कोई चेंज नहीं आया. तो ये केमिस्ट्री में ना, मतलब ये एक प्रैक्टिकली ना अपने आप में रेयर केस माना जाएगा. वो 5 साल तक यूएस में रहे, कोई चेंज ना आए, ऐसा होता नहीं. ऐसा होना इम्पॉसिबल है. लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा केस है, तो वो आइडियल केस है. आइडियल केस, कोई चेंज ही नहीं आया. इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद भी चेंज नहीं आया. दैट सरप्राइज इन केमिस्ट्री. अगर वॉल्यूम में चेंज ना आए, आपने 70 मिलाया और आपको 70 मिल गया, द वॉल्यूम चेंजेस 0, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन. अभी किसी को लिखना नहीं होगा. एक छोटी सी बात और है. देखो छोटी सी बात और है, वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं आया. अब एक सवाल और है, देखो ध्यान देना. इसका मतलब ये हुआ, जब आपने इन दोनों को मिलाया ना, कोई फोर्सेस में चेंज नहीं आया. फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज नहीं आया, इसलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं आया. और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज नहीं आया, तो एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं आया. एंथैल्पी चेंज इज 0. देखो ये भी आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है. ये भी आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है. डेल्टा वीओ मिक्सिंग 0, डेल्टा एचओ मिक्सिंग 0. एंड वन थिंग इज इंटरेस्टिंग है, ओबे, इट ओबे रियोर्स लो. ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो रियोर्स को ओबे करता है एट एवरी कॉम्पोजिशन. एवरी कॉम्पोजिशन इसका मतलब होता है, आप को भी परसेंटेज ले लें, वो भी संगठन ले लें, वो रिवॉर्ड्स को ओबे करता है. पता रिवॉर्ड्स को ओबे करने का मतलब है, ये वाली इक्वेशन, वो इसको ओबे करता है. दैट इज पी डिपेंड अपॉन एक्स ए एंड पी बी डिपेंड अपॉन एक्स बी. देखो सुन लो एक मिनट.
अगर एक सोल्यूशन इन तीन कंडीशन को फुलफिल करे, एक करेगा तो बाकी तो ऑटोमेटिकली करेगा, तो वो सोल्यूशन गारंटी से आइडियल होगा, आइडियल, आदर्श विलियन। पहली बात, मिलाने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, मिलाने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, मिलाने से एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं, और रिवर्सो को ओबे करना, रिवर्सो का पालन करना एट एवरी कंपोजिशन, हर परसेंटेज पे रिवर्सो को ओबे करना। अगर कोई इन तीन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट इज सेड टू बी इन केमिस्ट्री आइडियल सॉल्यूशन। उसको हम बोलते हैं आदर्श विलियन। वो आदर्श विलियन होता है। देखो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सब तो हटाने का कोई रूल नहीं है। देखो ऐसे केसेस के आपको एग्जांपल देते हैं, आपने कभी सुना भी होगा इनके बारे में, बड़े स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं, जैसे बेंजीन और टॉनिन। आपने इनका मिक्सचर ले लिया, इनका मिक्सचर एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एंड हेप्टेन एंड ऑक्टेन, आपने मिक्सचर ले लिया, ये मिक्सचर भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। देखो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, अगर आप ध्यान से देखें, ये जितने एग्जांपल मैंने आपको दिए ना, इनके पता खास बात क्या है, ये सब ना एक ही फैमिली के मेंबर है। देखो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसी ये भी की फैमिली। पता है एक फैमिली से बिलोंग करने से क्या होता है, जैसी इंटरमोलिकुलर फोर्स एक में होती है, वैसी फोर्स दूसरे में होती है। फोर्स में अंतर ही नहीं होता, फोर्स में डिफरेंस ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, आपकी फैमिली की बात करते हैं, आपकी फैमिली, आपके चाचा जी की फैमिली, और दोनों का एक ही बिजनेस है, एक ही शॉप है। तो जो स्टेटस आपका होगा ना, वही स्टेटस आपके चाचा जी का होगा, एक्सपेक्टेड। कॉज क्या, दोनों का काम ही एक ही है, कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस ही नहीं है। हाँ, अगर उनका बिजनेस कुछ और होता, उनका कोई बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है, तो उनका लेवल कुछ और होता, आपका लेवल कुछ और। लेकिन जब दोनों का एक ही बिजनेस है, एक ही लाइफ स्टाइल होगा, तो जैसा घर आपका है वैसे ही घर आपको आपकी चाचा जी का मिलेगा। ऐसे ही हमने यह माना, जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स यहाँ है, जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स यहाँ है, और जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स यहाँ है। इसलिए मिलाने के बाद कुछ चेंज नहीं आ रहा। अगर आप अपने चाचा जी के घर जाएंगे ना, आपको डिफरेंस फील ही नहीं हुआ। आप वहां पे रहो 2 दिन 3 दिन, आपको लगेगा यार वही लाइफ है, बिल्कुल वैसे ही घर है। वो आपके घर में रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है, दोनों का एक ही स्टेटस है, एक ही स्टैंडर्ड है। तो हमने यहाँ पे एक ही स्टेटस के लिए कंपाउंड, एक ही स्टेटस की वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया था, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया था, और रिवर्सो फॉलो हुआ था, रिवर्सो भी फॉलो हो रहा था। दैट्स इंटरेस्टिंग है। लो इतना सा पार्ट कॉपी करो, ये सब आपने कभी क्लास 12th में किया होगा अच्छे से ना, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, और डायरेक्ट डाउट लेके आ सकते हैं। दैट इज बेटर टू से, ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप डायरेक्ट डाउट दिया। ये बातें स्टूडेंट्स कॉपी करिए, तो जिस समझ आए मेरे को बताइएगा। डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा चो मिक्सिंग जीरो, ओके रिवर्स हो, एटॉमिक कंपोजिशन। वो ऐसा गलती हो गया तो सोल्यूशन में लगता है आइडियल सॉल्यूशन आदर्श सॉल्यूशन। एग्जांपल्स आपके पास है, बेंजीन टॉनिन, मैंने एक्टिव एंड ऑक्टेन, लोगों बेंजीन को। और एक ही फैमिली कंपाउंड लेने के पीछे पर्पस ही है, एक ही फैमिली के हैं, और खास फर्क नहीं है मोलर मास, मोलर मास भी नियरली सेम, जो उनके अणु बाहर हैं उनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो डिफरेंसेस ना होने के पीछे कॉज है, जो फोर्स का स्टैंडर्ड एक में है वो दूसरे में। दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड द आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन। तो बातें नहीं, सबने कॉपी करी है।
एक बार देख लो, रीडिंग कर लो जो मैंने कराया ना अभी आपको। ओके स्टूडेंट्स, बोलना नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट इज हियर, अगर हम बात करें इसके रिवर्स सिचुएशन की, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हेडिंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो इसका रिवर्स केस लेके चलते हैं बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वो आदर्श विलियन थे, ये थे अनादर्श विलियन। इनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो इनमें क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। इस बार मिलाने से ना, अब रुक जाइए। एक तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कुछ ना कुछ आएगा, मींस दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी भी कुछ ना कुछ आएगी, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक बात और है, द पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट इन टू एक्स। इसका मतलब रिवर्स तो ओबे नहीं हुआ। एंड पीबी इज इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल टू पी नोट बी इन टू एक्स। देखो बच्चों, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, ये फुलफिल हो रही है, ये फुलफिल हो रही है, ये फुलफिल हो रही है, नो प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज, इट इंप्लाइज अवर सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। उसको हिंदी में कहते हैं अनदर सिविलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी कुछ कॉपी नहीं कर रहा। बोलो बात क्लियर हुई। इसकी दो प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी दो प्रोबेबिलिटी होती है। हो सकता है एक केस में हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रिवॉर्ड्स लो। इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक विचलन। डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव डेविएट कर रही है कोई चीज, और यहाँ पे डेविएशन हो रहा है नेगेटिव। दैट्स अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रिवॉर्ड्स। देखो दो तरह के डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। देखो जैसे भी हमने क्या बोला, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, और ये भी लॉ फॉलो नहीं होगा। हो सकता है डेल्टा वीओ मिक्सिंग मोर देन जीरो आ जाए, डेल्टा एचओ मिक्सिंग मोर देन जीरो आ जाए, और जो पी ए ना, पी ए वो मोर देन पी नोट इन टू एक्स से बन जाए, और पीबी भी ना मोर देन पी नोट बी टू एक्स भी बन जाए। देखो जरा ध्यान देना, एक तो डेल्टा वीओ मिक्सिंग मोर देन जीरो आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा। डेल्टा जो मिक्सिंग मोर देन जीरो में एंथैल्पी बढ़ गई, और वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। आप देखोगे हर चीज पहले से बढ़ी हुई मिल रही है, इंक्रीज। इसे नाम क्या रखा हमने, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएट कर रही है, यहाँ पे हर चीज डाउन हो जाएगी। डेल्टा वीओ मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा जो मिक्सिंग लेस देन जीरो, पी ए लेस देन पी नोट इन टू एक्स से, and similarly the PB is less than P नोट B into XP। देखो यहाँ पे हर चीज घट रही है, यहाँ पे हर चीज डाउन हुई है, वॉल्यूम भी पहले से डाउन हुआ है, एंथैल्पी पहले से डाउन हुई है, और वेपर प्रेशर ही पहले से डाउन हुआ है। अगर ये केस आए तो डेविएशन नेगेटिव है, और ये केस आए तो डेविएशन पॉजिटिव है। अभी इनके रीजन भी आपको देंगे, इसे कॉपी करो अपन। ठीक है, बातें नहीं बिल्कुल भी। डेल्टा व्यू मिक्सिंग मोर देन जीरो, डेल्टा जो मिक्सिंग मोर देन जीरो, द पी ए मोर देन पी नोट इनटू एक्स से, पीवी मोर देन पी नोट इनटू एक्स पी। यहाँ पे तीनों केस रिवर्स हो गए, यहाँ पे तीनों केसेस रिवर्स है, बिल्कुल अपोजिट है।
सब्जेक्ट डिसाइड चलिए फाइनल आई थिंक सो। यस सर, तीन तरह की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सुनिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एग्जांपल नोट करें। इस कैटेगरी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इथाइल अल्कोहल एंड वाट। ये एग्जांपल रन भी करें ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत काम आएगा। और वैसे भी ना, हम लोग देख के भी पता लगा लेंगे कि डाइजेशन कौन सा हो रहा है। इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये आपको लर्न होने चाहिए। और वैसे भी ना, ये नीट के अंदर बहुत आता है। वो पेयर देके पूछ लेते हैं कि बताओ यहाँ पे डाइजेशन कौन सा हो रहा है। ये भी चेक करना आपको सिखाना है, कैसे पता लगाते हैं। नोट कर लें सब लोग इस केस का एग्जांपल, उन दोनों केस के एग्जांपल्स। वहां दो एग्जांपल दिए, यहाँ पे एक एग्जांपल। ठीक है, एक एस्पेक्ट ये भी है। अभी देखना, जज करना सिखाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप क्वेश्चन लाएंगे तो बता देंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसी आर्टिकल में। ओके, इसको रब कर रहे हैं, बस ये एग्जांपल्स कॉपी कर रहे हैं, बाकी थ्योरी तो वही है। अब सुनिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। देखो, हम एक ग्राफ बना रहे हैं, द वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। देखो ध्यान देना, अगर हमने ये ग्राफ बनाया ना, देखो सुनो, यहाँ पे ना एक्स से को वन ले लेते हैं, तो नेचुरली यहाँ पे एक्स भी क्या हुआ, जीरो। अगर यहाँ पे एक्स भी कॉमन ले लें, नेचुरली यहाँ पे एक्स से क्या हुआ, जीरो। देखिए सुनिएगा, अब यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे टेंशन रहेगा ना। हमारे पास जो टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है वो ये है। अगर हम इसको ब्रेक कर देना, तो ब्रेक करके हम रिवर्स के बेसिस पे ऐसे लिख सकते हैं। देखो जरा सब अच्छे टेंशन रहेगा ना, हमने ना एक्स से को वन ले लिया, देखो इसको वन लेंगे, और एक्सपी को जीरो लिया, तो ये पूरा फैक्टर जीरो बन गया। और पी इक्वल टू क्या आ गया, पी नोट ए। देखो सुनो, इस एक्सिस पे एक प्रेशर एज्यूम कर लो आप, यहाँ पे कोई भी प्रेशर ले लो, उसका नाम रख दो पी नोट ए, क्योंकि एक्स से वन था ना, एक्स से वन से प्रेशर आ गया पी नोट ए। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक्स बी वन है, ये वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो पी इक्वल टू क्या आ गया, पी नोट बी। अब इस एक्सिस पे कहीं भी ऊपर नीचे अपनी मर्जी से आप एक पॉइंट अलॉट कर दो, इसका नाम रख दो पी नोट बी। ये पी नोट ए, पी नोट बी। देखो जरा ध्यान देना, ये जो ग्राफ है ना, अभी इसे कहते हैं इंडिविजुअल। ये ग्राफ तब है जब ये अकेले अकेले, अकेला ही अकेला भी। देखो दोनों बन रहे स्ट्रेट लाइन है। अब क्या होता है, इन पॉइंट्स पे ना, इन पॉइंट्स पे इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू एक्स से की है, कोई ना कोई वैल्यू एक्स भी की है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू ऐसे आती रहेगी। अगर आप इन सबको मिला देंगे ना, और मिला के ज्वाइन करेंगे, अगर इन सबको मिला के आप ज्वाइन करेंगे, देखो ये ग्राफ ना ऐसे आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो ग्राफ ना ऐसे आएगी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। देखो अगर देखा जाए, तीनों स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, तीनों स्ट्रेट लाइन है। अगर ये तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, तो आपका सोल्यूशन 100% आइडियल है। देखो ये आइडियल सोल्यूशन की पहचान है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन 100% आइडियल है, क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन आ रही है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों ग्राफ कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, सोल्यूशन आपका आइडियल। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, देखो एक चीज और सिखाते हैं। हो सकता है कहीं पर ना, देखो सिचुएशन ऐसे बन जाए जहां पे डेविएशन पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव में तीनों ग्राफ इस तरह से आते हैं, देखो तीनों पहले से बढ़ गए। डॉटेड दिखाया था मैंने कि ये तब था जब सोल्यूशन आइडियल था, लेकिन अभी मैंने ऊपर दिखाने का मतलब तीनों पहले से बढ़ गए, यहाँ पे डेविएशन पॉजिटिव हुआ है। ये पॉजिटिव डेविएशन का हिंट है, ये आइडियल का हिंट है। और अगर तीनों ग्राफ, चलो इसको नेक्स्ट पे करते हैं, एक बार ऐसे नोट करेगा। आइडियल में ग्राफ कैसे बनेगा,
और पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ कैसे बनेगा, नोट करें। ये तीनों लाइन आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेगी, ये तीनों लाइन स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। इसमें तीनों पहले से इंक्रीज मिलेंगे, पहले से बढ़े हुए। यहाँ पे डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है, देखो तीनों से पहले से इंक्रीज है। यहाँ पे डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है, इट्स इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है। और एक रिवर्स सिचुएशन और बनाएंगे अभी, नोट करें। इन द केस ऑफ आइडियल, इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, कैसे कर्व्स बनते ही आने चाहिए हमें। आइडियल में तीनों आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, और पॉजिटिव में देखो ये पहले से इंक्रीज्ड है, पहले से बढ़ा हुआ सेक्शन है। अब एक निगेटिव वाला केस होता है, वो इसका रिवर्स होता है बिल्कुल। उसमें तीनों प्रेशर पहले से घट जाते हैं, उससे प्रेशर पहले से डाउन हो जाते हैं। अब निगेटिव वाला केस बना देंगे, नोट कर लो पहले इसको फटाफट। क्लियर सो फार। लास्ट केस ऑफ, द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। देखो नेगेटिव में ग्राफ कैसे बनता है बताते हैं आप, कर दिए रब से करना, कॉपी कर दिया आपसे। देखो नेगेटिव में ये केस बिल्कुल रिवर्स आएगा। नेगेटिव में जैसे भी हमने ये एक्सपेक्ट किया था, पॉजिटिव में तीनों कर्व ऐसे बनते। देखो नेगेटिव में तीनों में डाउनफॉल होगा। देखो नेगेटिव में ये भी ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, ये नेगेटिव वाला केस है। अगर डेविएशन नेगेटिव होता है तो ये भी नोट करें। फिर रिवर्स तो हमारा पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, एक टॉपिक होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको नेक्स्ट क्लास में कर रहा है। ठीक है, तो भी इतना ही कर पा रहे हैं इस पर।